All right, we are starting the today's session. आज के सेशन का जो मेन टॉपिक है वो है नेगोशिएशन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स है दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया है बिफोर द टाइम। और हम आज के सेशन का आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक से। तो लेट्स स्टार्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام। तर्जुमा। वो जो निहायत मेहरबान है, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की, फिर पैदा किया उसी ने इंसान को, सिखाया उसी ने बोलना उसको। सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के, और झाड़ियाँ और दरख्त उसी को ही सिजदा कर रहे हैं। और आसमान को बुलंद किया उसी ने, और कायम कर दिया मीज़ान आदल, ताकि न तजावज़ करो हद से निज़ाम मीज़ान में, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ, और मत कम करो तोलते वक़्त। और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नेगोशिएशंस। और हमारे पास जो एक्सपर्ट ट्रेनर है वो है इंजीनियर अरशद हुसैन हाशमी साहब, जो कि फाउंडिंग मेंबर ऑफ एस्पायर पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट पीएफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग फॉर्म कतर, and also a senior resident engineer at CMD Smith Doha, and along with engineer Arshid Saab, his son engineer Adnan Arshid, CEO Sparklio Technologies, IoT solution architect, and also an electrical engineer. So respected engineer Arshid Hussain Hashmi Saab, over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम एंटरप्रेन्योर्स, द फ्यूचर लीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ सलाम, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा ये सेशन जो है ये नेगोशिएशन पे है, और नेगोशिएशन में दो पार्टीज़ होती हैं, जिसमें दो लोग डिस्कशन करते हैं और बारगेनिंग करते हैं, और फिर एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। नेगोशिएशन जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़ है। अगर आप देखें तो नेगोशिएशन हमारी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जब आप बच्चे होते हैं तो आप कोई फरमाइश करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं अपने पेरेंट्स से। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आप मेले पे जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो आपकी डिमांड होती है, और वो डिमांड फिर आप निगोशिएट करते हैं कि यहाँ पे जाएंगे, हमें इस सिटी पे जाना है, ठीक है। तो कितनी फरमाइशें होती है, ज़िंदगी इसी का नाम है। फिर जब आप किसी बिजनेस में जाते हैं, किसी जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, तो वहाँ पे निगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है आपकी। आप ढूंढते हैं कि कोई अच्छी सैलरी मिल जाए,
कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, वो आपको जॉब ऑफर करते हैं, आप जॉब ऑफर को या एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते, ये कैसे होता है? ये आपकी जो निगोशिएशन स्किल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अगर आप एक अच्छे निगोशिएटर होंगे, आप एक अच्छे एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट भी बन सकते हैं। इवन अगर आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर जो उस्ताद होता है, जो टीचर होते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपसे मुखातिब होऊंगा। और निगोशिएशन जो है ना, उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गुड लिसनिंग है। हम अक्सर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और लोगों को नहीं सुनते। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना निगोशिएशन है। जब आप किसी के साथ कोई बात करते हैं तो उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो सेशन होगा वो इंटरेक्टिव होगा। इसमें हम सब ग्रुप को भी एडवाइस करेंगे कि वो इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लेन करे, ताकि इस सेशन से आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। हमारा मकसद ये है कि जो हमारे फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर है वो इससे कुछ सीखे और आगे बढ़े और उनकी ज़िंदगी में ये मदद करे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। में हमारी इंट्रोडक्शन तो इजहार साहब ने बहुत अच्छी की। सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू एस्पायर पाकिस्तान, especially Mr. Hassan Sayyed and Mr. Anwar Khan and all founder member who have that vision कि ये एस्पायर पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुआ। और इस माशाल्लाह ये अभी तनावर दरख्त की तरह जो है ना, सब मतलब उसकी छांव में सब लोग अभी जो है ना इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एस्पायर पाकिस्तान की तरफ से ये एक जो सिलसिला शुरू हुआ है, और इसमें ये भी एक सेशन है। तो थैंक यू वेरी मच टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट नेगोशिएशन स्किल्स to our young leaders. So as I said that negotiation, we are every day we are negotiating. We are negotiating. Negotiation is a part of our life. Negotiation is always there. When you're negotiating something with someone every day. So that's what I explained to you. And a negotiation is very important. Now we will set what is actually negotiation means. It is a process of two-way communication aimed at reaching agreement with other when some of our interests are shared and some interests are opposed. Okay, so I will always give you some tips. Then, on the right side, we have some tips for discussion. So I will ask the everybody to and volunteer that what do you understand from negotiation. Okay, so that will be really a good approach in this session. So Adnan, would you like to say something about this? Yes, absolutely. So negotiation is a very essential part of an entrepreneur's life because you have to like आप रोज के बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज के साथ नेगोशिएट करते हो, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने जो की पार्टनर्स हैं उनके साथ. So it's very crucial to understand the process. So basically जो negotiation होती है ना, it's between two people जो आप एक कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढते हो आपस में कि क्योंकि दोनों को कुछ चाहिए होता है. ठीक है, आप एज अ बिजनेस पर्सन आपको कोई कस्टमर चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा कस्टमर है, या आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए और दूसरी साइड पे एम्प्लॉय जिनको जॉब चाहिए. सो यू बोथ आर बेसिकली लुकिंग फॉर द सेम गोल, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस है. दोनों अपने जो फायदे हैं उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. सो यू शुड लाइक कंसिडर इट ए कॉमन चैलेंज, दोनों मिलके एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जो कि दोनों के लिए लाइक बेनिफिशियल हो. सो दैट इन माय ओपिनियन इज अ गुड नेगोशिएशन. इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है। एक ये है कि आपके इंटरेस्ट जो है ना वो क्या है। इसमें दोनों पार्टीज जो है ना उसकी कुछ कंसर्न होते हैं, कुछ फियर्स होते हैं, कुछ नीड्स होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होते हैं।
तो हर पार्टी जो है ना अपने डिजायर को, अपने विशेस को जो है ना फोकियत देते हैं. सो दे आर फोकसिंग ऑन देयर डिजायर्स और विशेस. और दूसरी तरफ पोजीशंस होता है, मतलब हर तरह के वो एक जिस पोजीशन पे खड़ा है तो वो दूसरी पोजीशन पे खड़ा होना पसंद नहीं करता. तो ये दोनों का कन्फ्लिक्ट होता है, और इसी कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम निगोशिएट करते हैं किसी चीज के लिए. द नेक्स्ट स्लाइड I would like to explain by Adnan, because Adnan is entrepreneur and he has this experience that why negotiation is required, or this skill should be improved. What is the reason, or why you need it, and why you should focus on this? Adnan, what is your, Yes. what do you think? Yes. So, as I mentioned, काफ़ी different circumstances होती हैं जिसमें आपकी जो negotiation skills हैं वो काम आती है as an entrepreneur, and आपके business का जो success है या उसका failure है वो काफ़ी depend करता है आपकी इन skills पे. तो सबसे पहला जो common एक issue होता है entrepreneurs के लिए कि पैसे कहाँ से लाए जाए. ठीक है, तो चाहे वो कस्टमर से हो, लाइक आपका कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, तो उसमें आप नेगोशिएट करते हो. दूसरा पार्टनरशिप, कोई की आपकी ऐसे पार्टनर्स हों जो कि एक बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं. कोई ऐसे रिसोर्सेज हों, कोई फॉर एग्जांपल पीएचडी हो किसी फील्ड में जो कि आपको चाहिए हो. सो यू हैव टू कन्विंस देम टू जॉइन यू ऑन दिस मिशन. थर्ड, आपका जो हायरिंग है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन होती है. लाइक यू हैव टू कन्विंस द अदर पार्टी कि द अपॉर्चुनिटी व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग इज़ वर्थवाइल. एंड लाइक ऑब्वियसली उसमें आपके पास स्टार्टिंग में इतना फंड नहीं होता कि आप बेस्ट लोगों को लाइक उस तरह से आप सैलरी दे सको. तो देन यू हैव टू फाइंड सम अदर मीन्स जिसमें आप उनकी ज़रूरियात को पूरी कर सकते हो. So you have to understand their point of view, like what they want. Maybe they want some stocks or some profit sharing model आप अपना सकते हो उसमें. Fourth, customer contracts and pricing. तो ये भी एक काफ़ी कॉमन सिनेरियो है जिसमें आप नेगोशिएट करते हो अपने कस्टमर्स के साथ. फिर आपके जो वेंडर्स हैं, आपको कोई सर्विस चाहिए, मे बी यू डोंट हैव अ डिज़ाइनर ऑन द टीम, तो कुछ चीज़ें आप आउटसोर्स करते हो, उसमें आपको नेगोशिएट करना पड़ता है. 6, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, सो मे बी जो उसकी एग्रीमेंट्स होती है, तो आपके साथ जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू कन्विंस देम कि जो कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लाइक तो वो उसकी ओनरशिप में होगी. मतलब जो आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसमें आपने इस तरह एक नेगोशिएशन बनानी है जो ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो और आपकी कंपनी भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो रिटेन कर सके. 7, जो एग्जिट स्ट्रेटजीज है, सो इधर विद बिटवीन द फाउंडर्स, जो डिफरेंट फाउंडर्स हैं, तो उनकी क्या आपस में टर्म्स होंगी, तो वो नेगोशिएट करना कि जब वो एग्जिट करेंगे, कोई एक फाउंडर छोड़ेगा तो दूसरे फाउंडर को किस तरह से शेयर्स मिलेंगे. ठीक है, आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो उसकी क्या टर्म्स होंगी. ठीक है. और 8, उसमें ऑब्वियसली रियल एस्टेट आ गया, आपका ऑफिस हो गया, उसको नेगोशिएट करना, क्योंकि ये सारी जो आपकी कॉस्ट्स हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. उनको अगर आप अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो, सो दैट विल लीड टू द वायबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, जो कि काफ़ी मुश्किल होती है इन द इनिशियल ईयर्स. एंड फाइनली जो फाइनेंसिंग हो गए, लोन्स हो गए, आप कोई और अगर फंडिंग का तरीका ढूंढ रहे हो तो उसमें भी ये काफ़ी काम आती है. Thank you very much, Adnan. Now, you know, we will see the possible negotiating strategy. What should be our strategy so that we have win-win situation? You know, if you can see this graphical representation on the vertical line, you have, this is ourself, this is myself. Yes, your apparent win, how you will win. So, for example, I want to get a job, for example. So I would ask for very big number of salary. You know, my salary will be very high. Suppose you want to get office space for your office. You know, so if you want to purchase rental space, then you need a space with minimum rent, right? So there you will start your negotiation. On the horizontal side, this is the opponent side. The opponent side, what is their win, win, and how? Suppose they are getting more
rent from you, so you will lose. So you can see that when you just focus on yourself, so you may win, but in the short term, but in the long run, you will lose. So it is called win, lose short term, lose, lose long term. So in both sides, we should see the long term win from both sides, because if you get the office space on very less rent, then in future, maybe he will not renew this, and they will say, okay, he got it this space very cheap. So again, it's not good for you. On the other hand, you can see that if you give more, okay, so you lose. It is lose-win situation. And so there are two options now. On the two corners, on the low corner, you see just avoid do. So if you do nothing, you will not get anything and you will not lose anything. So the business is always, you will take some risk. So we cannot we cannot avoid it. That we should be in the business. That's why we should negotiate, and we should have a win-win situation. So, and how it will happen? It will be possible only to compromise with other party and to collaborate with them. So this is actually, you can see this circle. This is called the winning circle. This is the winner circle. We need to focus on this circle, how to reach to this win-win situation, so that everybody will be happy, and this is our goal. You can see that, suppose these names are given. You can see this is turtle, this is shark. Suppose you need everything for yourself, it is like shark. And suppose somebody else take money from you, so it is like fox. So this line, teddy bear and owl. So that is a win-win situation. Just to remember, for it's a good example. Then negotiation, win-win situation. Now, our goal is, to have a win-win situation. We will discuss now together that both party involved try to reach a mutually beneficial agreement efficiently and amicably. So how you reach to a win-win situation? So there are different tips, like compromising, cooperation, solving problem jointly, honest and ethical. अच्छा, compromising का मतलब ये है कि आप दूसरों को समझें और उनके साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के उनको भी आपने कुछ देना है. ये नहीं कि आपने सब कुछ खुद ही लेना है. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ टीम मेंबर्स, okay, and they are little bit arrogant, but they are doing their work, so you will communicate with them, you will negotiate with them, and so there'll be some compromise to accept him and to improve his skills or her skill. Okay, then second is cooperation. For example, there are two partners. If they don't cooperate together, the company cannot run, so that is very important. ये बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे के साथ जो है ना अच्छे तरीके से डील करें. और प्रॉब्लम सॉल्विंग बंदे को होना चाहिए. जो कोई भी निगोशिएशन करता है, अगर वो पहले से माइंडसेट उसका इस तरह है कि उसने किसी की बात ही नहीं सुननी, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता ना. मतलब वी शुड लिसन अदर एंड वी शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. फॉर एग्जांपल, अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई डिले आ जाता है, तो इंस्टेड कि हम किसी चीज़ को पिन पॉइंट करें और उसको मजीद उलझनों में जाएं, तो वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम. दूसरी बात है कि वी शुड बी एथिकल एंड ऑनेस्ट. अपने काम के साथ जो है ना, हमें अगर फ़र्ज़ करे, फॉर एग्जांपल, हमने कोई हमें क्लाइंट ने कुछ टास्क दिया है, वो नहीं हो सकता, and you know that it will not be completed within 1 month, and you said no problem, I will do it within 15 days. So you just give them the false promise, so that will never happen, so ultimately it is not ethically also, and it will give you a negative impact. दूसरी बात है कि find common ground. देखिए, हमें जब भी नेगोशिएशन करते हैं तो हमें कॉमन ग्राउंड को, सिमिलरिटीज को पहले आगे लेके आना है, कि हम एक ऐसे ग्राउंड में आए कि देखिए दोनों पार्टीज जो है ना, दे वांट टू डू बिजनेस, ठीक है, और दोनों जो है ना
बेनिफिट्स के लिए आए हैं, तो दोनों को जो है ना एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी होती है वो आप बहुत अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक वे से आप उसको डील करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो सही है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा स्लोली जाना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक वे में ये होता है कि आप किसी से निगोशिएट करें तो यू टेक सम टाइम एंड गिव स्पेस टू अदर। और लास्ट पॉइंट जो है ना, पार्टनरशिप विद कॉमन गोल्स। तो इस पे अदनान आपका कुछ एक्सपीरियंस है कि विन विन सिचुएशन किस तरह क्रिएट की जाती है? यस डेफिनेटली। सो उसमें ये है ना कि जनरली हम ये कंसिडर करते हैं कि नेगोशिएशन में हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें और हम किसी तरह से दूसरी पार्टी को इस तरह से लाइक मैनिपुलेट करें या उनको उनसे किसी तरह मैक्सिमम फ़ायदा एक्सट्रैक्ट किया जाए। जनरली मतलब ये एक सोच होती है, बट आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया कि लाइक आपको लॉन्ग टर्म को देखना है। यू हैव टू क्रिएट सच नेगोशिएशन, सच डील्स विद योर पार्टनर्स, विद योर एम्प्लॉइज, जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। तो उसके लिए यू हैव टू बी अ लिटिल लाइक सॉफ्ट समटाइम्स एज वेल। उसमें आपको लाइक जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, सो मे बी आपके पास फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरे मीन्स देखें, जो दूसरे जो आपके आप जिसके साथ नेगोशिएट कर रहे हो तो उनको उससे बेनिफिट मिल सकता है। सो आई थिंक दिस इज द राइट अप्रोच। Thank you. Okay, so for another thing, build a positive and solid future relationship between the parties. जो विन विन सिचुएशन होता है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि बस जो है ना ये एक ही डील आप कर ले और उसको भूल जाएं। जब भी आपको कोई क्लाइंट मिलता है, यू शुड रिटेन देम। देखिए, नए क्लाइंट्स को ढूंढना और मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आप नए नए क्लाइंट्स को जो है ना पिच करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, सबको पता होता है कि आप कितने ऑनेस्ट है। तो हम आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। तो जब भी आप किसी से भी मतलब बात करें तो यू शुड बी नॉट सेल्फ सेंटर, यू शुड बी थिंकिंग लाउडली विद ऑल द टीम मेंबर। दूसरी बात ये कि एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप इसको इनकरेज करें कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो, ओपन हो, और कोई चीज़ भी आप ना छुपाएं। ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब भी आप नेगोशिएशन करें तो डोर को कंप्लीटली क्लोज ना करें, बल्कि थोड़ा सा स्पेस चौड़ा करें। उसको फेस सेविंग आप कह सकते हैं कि जो है ना फ्यूचर के लिए आप दोबारा भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एम्प्लॉय इन ए कंपनी और आप उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब करते हैं और एक गलत तरीके से एग्जिट करते हैं, या आपके साथ अगर कोई फर्ज कर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट दें। क्यों? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में वही बंदा जो आपका पार्टनर बन जाए। इट इज़ पॉसिबल। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी कि आप फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ा करें। अभी हम आते हैं कि निगोशिएशन के कितने स्टेप्स हैं और हम किस तरह एक विन विन सिचुएशन पे जा सकते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन है, इसमें सबसे पहले जो ना प्रिपरेशन है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और दूसरा जो है वो बार्गेनिंग है, या मैक्सिमाइज पावर एंड कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड बार्गेनिंग। और जो लास्ट प्रोसेस है वो निगोशिएट द बेस्ट अल्टरनेटिव। ये हमारे 3 स्टेप्स है जिसको हम कवर करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फेजेस ऑफ निगोशिएशन। तो जो डिसीजन जहाँ पे होता है वो आपको ब्लू में नज़र आते हैं, और बाकी जो है ना प्रिपरेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी कोई भी डील कर रहे हैं तो प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन यू स्टार्ट एंड यू एस्टेब्लिश the system, how you start negotiation, then you are bargaining, then closing an agreement and implementation. So ये कुछ स्टेप्स हैं जो नेगोशिएशन में इस फेज की ज़रूरत होगी। अच्छा, इस प्रिपरेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जो प्रिपरेशन है वो 50% नेगोशिएशन प्रोसेस जो है
वो मतलब ये कि प्रिपरेशन में ही है। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया तो आपका जो है ना पूरा नेगोशिएशन प्रोसेस अच्छा रहेगा। तो उसमें मतलब ये सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को फिक्स करना होगा कि आपके गोल्स क्या हैं। आपके गोल्स ये हैं कि आप ज़्यादा पैसे बचाएं और या आप क्वालिटी प्रोडक्ट दें। ठीक है, तो ये एक आपका डिसीजन है। ठीक है, आपका मतलब आपका जो गोल है वो ये है कि आप मज़ीद मार्केट को कैप करें, या मतलब ये कि जल्दी आप अर्निंग करें। तो ये आपको जो है ना गोल सेट करने होंगे। सेकंड जो है ना, अंडरस्टैंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी। इसमें ये चीज़ है कि आप ये समझ लें कि दूसरे को समझना, इट इज़ लाइक एम्पैथी। यानी फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अदर पार्टी, then you know you cannot understand, then you will lose the client. So empathy is very important कि आप लोगों के नुक्ते नज़र से भी आप सोचें। थर्ड पार्ट जो है प्रिपरेशन का वो है गेदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो आपने जितने भी पॉइंट्स है वो कलेक्ट करना है और कौन से ऑब्जेक्शंस होने चाहिए कि वो आपको आएंगे। देखिए, जब भी आप निगोशिएशन के लिए जाते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। आप पहले से तैयार करें कि आपके कितने क्वेश्चन वो पूछेंगे, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस अपने लिए आप प्रिपेयर करें और उसका पॉसिबल आंसर भी लिखें। ऐसा नहीं कि आप इसी तरह निगोशिएशन के लिए चले जाएं, तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है कि मतलब ये कि आपसे कोई क्वेश्चन होगा और आप उसको जवाब नहीं दे सकेंगे। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दोज क्वेश्चन। और दूसरा ये कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू निगोशिएट एग्रीमेंट इट्स कॉल्ड बैटना। तो ये आप देखें कि बेस्ट आपके लिए कौन सा अल्टरनेटिव है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर ले, पहले से ही तैयारी कर ले। तो अदनान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, तो इसमें ये है ना कि एक आप इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें, जिस इंडस्ट्री में आप जिन लोगों के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो आप अगर खुद आपको इतना आइडिया नहीं है, आप एक्सपर्ट्स के साथ पहले बात कर लें। आपके कुछ दोस्त हैं अगर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर सर्विसेज इंडस्ट्री, तो आप एक रफ सा रिसर्च कर लें पहले कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसको अंडरस्टैंड करें, जो कस्टमर है वो किस इलाके का है, मे बी वो यूएस का है, यूरोप का है। अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हो, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब उनके यहाँ किस तरह के रेट्स हैं सर्विसेज के। तो जब आप ये सारा कॉन्टेक्स्ट समझ लो, तो आपके पास फिर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ जाएंगे अपनी सर्विस को डिफेंड करने के लिए कि हाउ इज़ योर सर्विस डिफरेंट, एंड आप किस तरह की वैल्यू प्रोपोजिशन उसमें क्रिएट कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि एआई को भी काफ़ी इसमें यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर योर रिसर्च पर्पसेस। चैट जीपीटी में आप जो है ना अपने लिए क्वेश्चंस तैयार कर लें कि अच्छा किस तरह की मतलब इस मार्केट में नेगोशिएशंस होती हैं, क्या प्राइसेस हैं, और क्या क्वेश्चंस मुझे तैयार करने चाहिए। सो आई थिंक दीज आर गुड प्रैक्टिसेस। थैंक यू। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1 जो है, अभी हम डिफरेंट स्टेप्स पे जाते हैं कि प्रिपरेशन में कौन से स्टेप आएंगे। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि 50% ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस इज प्रिपरेशन फॉर द नेगोशिएशन। तो 50% जो काम है आपका वो प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन अगर आपने कर लिया तो इस तरह समझ ली कि 50% आपने नेगोशिएशन कर लिया। और सब जो प्रिपरेशन का जो है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। वो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर ले। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान पहले से करें कि आप, और उसको एक टाइमलाइन भी दें। ठीक है, कि आप जो है उसका टाइमलाइन रखें कि इतने अरसे में आप ये निगोशिएट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप निगोशिएट करते करते 1 साल गुजर जाए, प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल जाए। तो इसके लिए टाइम बाउंड ज़रूरी है कि आप सही प्लानिंग करें उसके लिए।
दूसरी बात है कि 80-20 रूल जो है ना वो सक्सेस की है। 80-20 रूल क्या है? इसका मतलब ये कि 80% ऑफ आउटकम्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर इनपुट्स। तो आप अगर 20% जो है ना इनपुट देंगे तो आपको 80% रिजल्ट मिलेगी। तो इसको आप यूज करें। या जो प्रॉब्लम एरियाज होते हैं 100% में 20% प्रॉब्लम एरियाज होते हैं, तो आप उसको फोकस करें तो आप 80% जो है ना ऑटोमेटिकली आपके जो है ना इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, तो प्रिपरेशन के लिए ओवरव्यू द प्रिपरेशन प्रोसेस, तो उसमें मतलब मजीद इसको क्या कैसे ओवरव्यू करेंगे? अडॉप्ट द राइट मेंटल एटीट्यूड, के उसमें आप जो है ना जो 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 एटीट्यूड है दूसरे पार्टी का, उसको समझना ज़रूरी है कि वो किस स्टेज में है। बाज़ औक़ात बहुत हार्ड डिस्कशन होती है, तो उसको आपने देखना है। ऐसी सिचुएशन में आप जो है ना उसको थोड़ा सा डिले करें, और मतलब ये कि एटीट्यूड जो है ना वो आप उसको देखेंगे और उसको फील करेंगे डिस्कशन के दौरान। तो बजाय इसके कि कन्फ्लिक्ट आए तो उसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए। दूसरी बात है, क्वांटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वैल्यू टू कस्टमर। तो कि आपने आपकी जो स्ट्रेंथ है तो वो आप पहले से देखें कि आप क्या कर सकते हैं। रिसर्च बेनिफिट्स, नो द बेस्ट अल्टरनेटिव, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और मैक्सिमाइज योर पोजीशन ऑफ पावर। अदनान, इसमें आप कोई भी ऐड करना चाहते हैं ना तो यू कैन इंटरप्ट मीनवाइल एंड वी कैन हैव दिस डिस्कशन। सो यस, तो इसमें ये है ना कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, तो वो आपसे कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर लेते हैं जो कि मे बी आपके लिए उस टाइम पॉसिबल ना हो। तो उसमें फिर आप अल्टरनेटिव्स देखते हैं, स्पेशली लाइक सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन है कि अगर आपका एक रिलेशनशिप बन गया किसी क्लाइंट के साथ, तो वो फिर आप पे ही रिलाई करता है और कभी-कभी उसको कुछ चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए होती हैं। तो उसमें फिर आप अल्टरनेटिव्स देख लो कि मे बी यू कैन आउटसोर्स सम ऑफ द वर्क, बट क्वालिटी आपको उसमें मेंटेन करनी पड़ती है। तो इस तरह की कभी-कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा-सा सोचना पड़ता है डिफिकल्ट नेगोशिएशन में, जिसमें मे बी आपके पास कुछ कैपेबिलिटीज़ ना हो, बट यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज़ यू ऑलरेडी हैव। और जो फाइनल मैक्सिमाइज़ योर पोज़ीशन ऑफ पावर है, तो उसमें ये है कि आप अपनी जो पॉइंट्स हैं, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, तो वो आपको बहुत क्लियरली पता हो। तो हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस, और उसमें ये कि हम राइट मेंटल अप्रोच की बात कर रहे थे, और क्वांटिटी ऑफ क्वांटिफाई योर स्ट्रेंथ, ठीक है, मैक्सिमाइज योर पोजीशन ऑफ पावर, इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, हम स्टेप नंबर 1 में है अभी तक। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर द नेगोशिएशन प्रोसेस, नीड्स एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। तो हाउ मच मस्ट वी टेक टू मेक टू सर्वाइव। सबसे पहले ये कि हम देखें कि हमें क्या, कितना सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज आवर वैल्यू प्रोपोजिशन इन दिस मार्केट, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल। तो उसमें मतलब ये कि हम देखें कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कॉस्ट बेनिफिट हम मालूम करें, कॉस्ट ब्रेकडाउन करें, और नो द वैल्यू ऑफ ब्रिंग, नो द वैल्यू यू ब्रिंग एज ए कंपनी। आप कंपनी में आप क्या दे सकते हैं उसको, मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है और उसकी जो नीड्स हैं। तो इसके बारे में अदनान आप क्या कहेंगे? जी, सो इसमें ये है ना कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि अपनी जो वैल्यू प्रोपोज़िशन है मार्केट में, वो आप अंडरस्टैंड करो कि आपकी कंपनी कहाँ पे लाई करती है। क्योंकि मार्केट में एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है ना, एक साइड पे आपके पास जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ होती हैं, दूसरी साइड पे थोड़े से नई कंपनीज़ जो कि उसमें एंटर होती हैं, कोई प्रोडक्ट होता है उनका। प्रोडक्ट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, कुछ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, लग्ज़री आइटम्स होते हैं। दूसरी साइड पे आपके पास जो लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम को टारगेट कर रहे होते हैं। तो अपने आप को समझना कि आप कहाँ पे लाई करते हो और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर प्रिपरेशन।
थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये मेंटल एटीट्यूड, अंडरस्टैंड दैट नॉलेज इज पावर, negotiate from a position of knowledge and strength, not need and agreed. तो टाइप ऑफ पर्सनल पावर जो है वो रेफरेंट पावर, कंसल्टिंग एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन एंड अदर सोर्स सब्जेक्ट मैटर डेटा, जस्टिफाई एक्शन एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। और दूसरा एक्सपर्ट पावर में ये कि एक्शन लेजिटिमाइज बाय comprehensive and authoritative skills and knowledge in the particular field। तो ये जो है ना अपने स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए साथ साथ, ताकि आप निगोशिएशन करें तो आप जो है ना एक एक्सपर्ट तब बनेंगे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टेप नंबर 2 है वो बार्गेनिंग है। एस्टेब्लिश रैपिड एंड डेवलप कॉमन ग्राउंड विद नेगोशिएटर, डेवलप रैपिड विद अदर पार्टीज, मेक अप्रोप्रिएट स्मॉल टॉक। उसमें बात ये कि आप जितना भी टू द पॉइंट बात करेंगे ना बार्गेनिंग में, उतना ही अच्छा है। बाज़ औक़ात देखिए बार्गेनिंग जब आप शुरू करते हैं तो यू डोंट स्टार्ट नो फ्रॉम योर साइड, क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है ना आप दूसरे को दें, उसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें कोई आपने ऑफिस की स्पेस ले तो वो आपको एक प्राइस बताएगा, फिर आप उसके साथ नेगोशिएट करेंगे, तो मतलब ये कि वो उसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी। और डिस्कवर दी कम्युनिटीज, शेयर विद अदर पार्टीज, यूज ह्यूमर एंड कम्प्लीमेंट्स टू ब्रेक द आइस। बाज़ औक़ात जो है ना आप जब भी नेगोशिएशन करते हैं तो कुछ मतलब टाइम के लिए थोड़ा सा ह्यूमर भी उसमें अच्छा होता है। मैं अक्सर ये उसमें बालकनी का जो कंसेप्ट है ना वो ज़बरदस्त है। आप देखिए जब आप घर के बालकनी में जाते हैं तो आप चाय पीते हैं आराम से, वहाँ ताज़ा हवा जो है ना आती है और आप जो है ना फील करते हैं, यू फील इट के ये जो है ना अच्छी एक माहौल है। तो आप अपने कमरे के बंद जो एरिया होता है उससे आप हट के जाते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश एयर ले। उसी तरह जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो सफोकेशन होती है इससे, तो थोड़ा सा आप ह्यूमर उसमें डालें, उसमें थोड़ा सा स्पेस दे दे ताकि लोग जो है ना थोड़ा सा उनका माइंड जो है ना दूसरी साइड पे चला जाए। तो फिर आप दोबारा या उसमें कॉफ़ी ब्रेक आप ले सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक आपको मिल जाता है तो फिर आप उसमें मज़ीद जो है ना डिस्कशन करें। और इसके बारे में आपके कोई एक्सपीरियंस है अदनान, जी अरशद, तो प्लीज़। यस। तो उसमें ये है ना कि सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप नेगोशिएशन में जा रहे हो तो जो दूसरी पार्टी है किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हो या किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो, सो वी हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि ये एक दो ह्यूमंस के दरमियान एक इंटरेक्शन है, सो यू हैव टू मेक इट एज फ्रेंडली एज पॉसिबल। तो अगर आप उनके साथ स्टार्टिंग में कुछ मतलब आइस ब्रेक कर लें, थोड़ा सा माहौल आप जो है ना रिलैक्स करें, उनसे उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछे, ओवरऑल काम वगैरह के बारे में पूछे, तो उससे जो है ना एक जनरली एक अच्छा माहौल बन जाता है। लाइक आई पर्सनली फॉलो दिस, जब भी किसी क्लाइंट के साथ गपशप चल रही है तो उनके मुल्क में, अब फॉर एग्जांपल यूएस में इलेक्शंस चल रहे थे, तो उनसे मैंने वैसे ही गपशप में पूछ दिया कि वोट आपने किसको दिया है और क्या फ्यूचर लग रहा है आपको। तो इस तरह से आपकी एक लाइक एक फ्रेंडशिप टाइप भी उनके साथ डेवलप हो जाती है और फिर आप दोनों कोशिश करते हो कि वो ताल्लुक आपका बरकरार रहे और आप एक किसी कॉमन डील आप ऐसी बनाओ जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। तो क्योंकि इट्स अ प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? जो आपका क्लाइंट है उसका वो भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बट इफ यू पुट ऑन अ फ्रेंडली फेस तो वो डेफिनिटली आपको आप स्टैंड आउट करते हो। वो फिर आपके साथ काम करने पे ज़्यादा लाइक कोशिश करेगा कि आपके साथ काम करे। So, like these are very important steps. थैंक यू। और अच्छा, बार्गेनिंग का दूसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है क्रिएट कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एटमॉस्फेयर है उसको कोऑपरेटिव बनाएं। उसमें ये कि आप एक तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उस पर तवज्जो दें। उसमें ये कि जब आप किसी से बात करें
So you should have open arm, not like like this. So if you start from closing, it means that you are closed or you are not open to others. तो उसमें आप मतलब ओपनली उसके साथ डिस्कस करें. दूसरी बात है कि जो भी बात करें वो इंतहाई नरमी से, और आपका टोन और उसका पिच वो बराबर होना चाहिए, बजाय इसके कि आप लाउडली बात करें. कि बाज़ औक़ात जो है ना, जो आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. फ़र्ज़ कर आप नेगोशिएट करें और आप एकदम से गुस्सा हो जाए, या आप उसको मतलब ये कि उसको ऐसे ही आप जेस्चर दे कि उससे उसको मतलब मज़ीद वो गुस्सा हो, या उसको नर्वस उसका जो वो उसको फील हो कि यू सेड समथिंग हार्ड. तो इस तरह मतलब आपको बिहेव करना है कि ही फील दिस some good vibes from you. तो उसके लिए मतलब ये कि अगर आप निगोशिएट करते हैं और फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग हैं, तो आपको चाहिए कि एक साइड पे बात करें. दूसरी बात ये कि कभी कभी हम जब निगोशिएशन करते हैं तो आप मुख्तलिफ फ़र्ज़ करें पूरी मीटिंग में सारे स्टाफ सब लोग मौजूद हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को कम्युनिकेट करना है और उसकी पर्सनल उसके साथ अटैचमेंट है, तो आपको चाहिए कि वो बात आप अलहदा करें उनसे, बजाय इसके कि सबके सामने करें. तो आपको थोड़ा सा मतलब ये देखना चाहिए इसमें. अच्छा, जी. इसमें मैं ऐड करूंगा. तो एक तो लाइक जब आप बिजनेस की वर्ल्ड में जाते हो और आपके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपके माइंड में नेगोशिएशन की जो इमेज होती है, तो वो जिस तरह आप किसी मार्केट में जाके नेगोशिएट करते हो, आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, आपको दिल में पसंद आता है, बट आप उनमें उसमें जो है ना होल्स पोक करते हो कि अच्छा इसमें तो ये मसला है, इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, और मुझे तो ये मतलब आप बिल्कुल मिनिमम प्राइस में दे. तो बट बिजनेस की दुनिया में ये चीज़ नहीं चलती. बिजनेस की दुनिया में यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. आप तारीफ करो जो उनका प्रोडक्ट है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं. कोई फॉर एग्जांपल अगर आप वेंडर से कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. और फिर आप, क्योंकि जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो ना, तो दूसरा बंदा ये कहता है कि अगर जो बंदा मेरी प्रोडक्ट को इतना अप्रिशिएट कर रहा है, जो इसका इतना बड़ा फैन है, अगर वो इतनी प्राइस बोल रहा है, तो मे बी दिस इज द एक्चुअल प्राइस. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव होके बोलोगे, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैंने इसका बिजनेस ही नहीं करना, इसको तो हमारी सर्विस ही नहीं पसंद, या हमारा प्रोडक्ट ही नहीं पसंद. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको समझना चाहिए. अर्शद, नेगोशिएट व्हेन योर बार्गेनिंग पावर इज हाईएस्ट. देखिए, जब भी आप नेगोशिएशन करें तो ऐसी जगह पे नेगोशिएशन करें जब आपका बार्गेनिंग पावर हो आपके पास. इसका क्या मतलब है? इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा. सो जी. ये फंडरेजिंग में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ जो है ना अप्लाई होती है. सो एज अ स्टार्टअप हम यूजुअली फंडिंग के लिए तब जाते हैं जब हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और उस टाइम पे हमें कोई मुंह नहीं लगाता, क्योंकि उस हमारे पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं होती, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई सेल्स नहीं होती. तो दैट इज़ द रॉन्ग टाइम टू नेगोशिएट फॉर ए फंड रेजिंग राउंड, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा इक्विटी देनी पड़ेगी, आपको मे बी 50% ऑफ द कंपनी देनी पड़े फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. बट आपको नेगोशिएशन तब करनी चाहिए जब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो, मतलब ऐसे स्टेज पे जब आपको पैसे नहीं चाहिए हो, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, थोड़ी सेल्स उसकी स्टार्ट हो गई है, तो मे बी आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि 1 साल बाद मुझे और पैसे चाहिए होंगे इस प्रोडक्ट को फर्दर ग्रो करने के लिए. तो आप अभी से जो है ना इन्वेस्टर्स को आप रीच आउट करना स्टार्ट कर दो, और उनको आप अपना पिच करो. तो उस टाइम आप जो है ना ऊपर लेवल पे होंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिक रहा होगा और आपको उस तरह पैसों की ज़रूरत नहीं होगी. सो यू विल बी मच मोर रिलैक्स्ड इन लाइक रिजेक्टिंग बैड ऑफर्स. So this is, I think, what it means in terms of investing. थैंक यू. अच्छा, इसमें बात ये कि जो स्टेप नंबर 3 नेगोशिएशन द बेस्ट डील, अभी हम थर्ड स्टेप में आ गए. आपने बार्गेनिंग कर ली और आप एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं. तो अभी मतलब आप कैसे एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे? तो allow the negotiator to make the compensation and benefits offer first. अब बात यह कि आप
उनको जो है ना पहले जो है ना बोलने दे। वो कहते हैं ना कि ही हु स्पीक्स फर्स्ट कम इन द लास्ट। ठीक है, तो जब आप उनको बोलने देंगे, सबसे पहले वो ऑफर दें, फिर आप जो है ना उसके ऊपर जो है ना बात करें, फिर लास्ट में जाहिर है कि वही उसी को बोलना होगा। अगर आपने शुरू किया तो आपको फिर खत्म करना होगा। तो इसीलिए यू शुड गिव दिस चांस टू देम, नेवर बी द फर्स्ट पार्टी टू स्टेट ए मॉनेटरी वैल्यू। तो मतलब ये कि आप तो कोट करेंगे, लेकिन वो अगर आपको पहले से बताए कि ये हमारा बजट है, तो इसीलिए हम अक्सर पूछते हैं कि आपका बजट कितना है। तो आपको पहले से पता चल जाता है कि उसके पास क्या फंडिंग की क्या पोजीशन है, वो ये प्रोजेक्ट कर सकेगा कि नहीं। एंड अवॉइड द डायरेक्ट क्वेश्चन पुटिंग द बॉल बैक इन देयर कोर्ट। ठीक है, and if cornered, only give a very broad range based on your research value proposition. तो इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है अदनान, जब आप किसी से फाइनल नेगोशिएशन की स्टेज में जाते हैं तो किस तरह आप रीच करते हैं? बार्गेनिंग की पोजीशन है, फिर आप फाइनल नेगोशिएशन पे हैं? इसमें ये है ना कि ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है कि आप किस लाइक प्लेयर के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेंडर के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, आपको कोई सर्विस चाहिए, तो उस केस में इट मेक्स मोर सेंस कि आप अपना मतलब वो मॉनेटरी बजट वगैरह अपना बताओ, उनसे पूछो कि सर्विस उनकी कितनी की है, और उसमें आप एक ब्रॉड रेंज दो। फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल आप सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो आप उनसे टाइम मांगोगे, आप उनसे पूछोगे कि अच्छा आपकी कोई स्पेसिफिक बजट है माइंड में, या कोई लिमिट है आपकी, अपर लिमिट आप उनसे पूछ लोगे। अब फॉर एग्जांपल कोई आपसे वेबसाइट बनवाना चाहता है, तो आप उससे वो आपको बहुत रफ सी अगर रिक्वायरमेंट्स दे दिए और कुछ वो अपना उसके बारे में डिटेल ना बताए, तो आप उससे पूछोगे कि अच्छा टाइमलाइन उसकी क्या है, लाइक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैक्सिमम कितने टाइम में होना चाहिए, और मैक्सिमम बजट आपका इस केस में क्या है। तो आप कोशिश करोगे कि उस साइड से आपको कुछ नंबर्स मिल जाए। तो इफ दोज नंबर्स आर गुड, तो फिर आपको ज़्यादा नेगोशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इफ दे आर नॉट गुड, बिल्कुल आपके उससे लो हैं, तो मे बी लाइक आप उस पे ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करो। ठीक है, बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि कुछ सिनेरियोज में इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप पहले से ही अपने पास कुछ नंबर्स रेडी रखो। अब फॉर एग्जांपल आप एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल ये फ़ोन है, ठीक है? तो इस केस में आप ये नहीं कर सकते कि आपने स्टोर में वो फ़ोन बेच दिया और वहाँ पे हर दफ़ा उस पे ऑक्शन चल रहा हो कि अच्छा ये कितने का बिकना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपने अपनी खुद से बजटिंग वो की हो और आपने एक प्राइस सेट की हो। और फंड रेज़िंग में भी आपसे अक्सर औक़ात ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आप पिच डेक बनाओगे, तो उसमें आपने एक रफ़ फिगर दिया हो कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो आपने खुद से कैलकुलेशन की हो। तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप किस इंडस्ट्री में हो और आपका क्या रोल है, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम अक्सर बहुत जल्दी करते हैं रिस्पांस में। फॉर एग्जांपल कोई नेगोशिएशन होती है, तो बस लोग मिलते हैं, वो कहता है यार ये यस या नो, बस उसी वक्त जो है ना वो ब्रेकअप हो जाता है। तो हमें असल में टाइम देना चाहिए, हमें इमीडिएटली जो है ना यस या नो नहीं कहना चाहिए। वी शुड गेट बाय सम टाइम, उनको साथ आप निगोशिएट करें। मैं अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं तो आपको पता है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ना, तो फर्ज करें कोई मल्टी स्टोरी टावर भी है, तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स होगा या 36 मंथ आप कह लें। तो कोई भी जो इतना ह्यूज प्रोजेक्ट है वो कभी भी 2 या 3 साल में कंप्लीट नहीं होता, वो अक्सर 5 साल में। और अगर पाकिस्तान की बात ली जाए तो यहाँ पे आप देखें कितना टाइम लगता है। तो क्लाइंट मतलब वो इतना टाइट टाइमलाइन देते हैं कि वो डिले हो जाए कॉन्ट्रैक्टर, और बाद में जब डिले होता है तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की क्लाउज होते हैं कि अगर आप एक दिन डिले करेंगे तो पर डे उसको इतना चार्ज पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसको जो है ना 10,000 रुपीज या 100,000 रुपीज पर डे देना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन अगर कोई प्रोजेक्ट 1 साल डिले हो गया या 2 साल डिले हो गया, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो तो सारा इसी में चला जाएगा। तो ये, और कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होती है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उससे
कहीं पे भी नहीं जा सकता, तो उसके साथ फिर नेगोशिएट करते कि ठीक है अभी ये प्रोजेक्ट डिले हो गया तो इसमें हमने ये चेंजेस करनी है। तो देखिए जो भी चेंजेस आपने किसी प्रोडक्ट में करनी है या कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर आप कहें तो उसमें कोई चेंजेस करें तो वो वेरिएशन कहलाती है। वेरिएशन का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं बिल्डिंग की मिसाल लेता हूँ क्योंकि मैं तो कंस्ट्रक्शन में हूँ। अदनान जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एग्जांपल देता है। तो हम जब निगोशिएट करते तो वो कहते ठीक है आपको डिले की वजह से इतनी पेनल्टी पड़ रही है, वो हम वेव ऑफ कर सकते हैं अगर आप इस तरह करें हमारे लिए कि ये जो है ना इसको एक दो फ्लोर और बना लें। फॉर एग्जांपल वो 13 स्टोरी था और इसकी डिज़ाइन में ऑलरेडी जो है ना मजीद 5 स्टोरी बन सकती है। तो वो कहेंगे चले आप इस प्राइस में जो है ना आप और भी 3 स्टोरी बनाएं। या फॉर एग्जांपल एक टावर है, वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है और उसको होटल में वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो कंप्लीटली नया एक चेंज है। तो इस तरह के वो क्लाइंट जो है ना वो पुश करता है कॉन्ट्रैक्टर को कि वो उसका जो वेरिएशन है वो फ्री ऑफ कास्ट करे। तो इस तरह वो निगोशिएशन होता है। इसीलिए इमीडिएटली आप नो नहीं कह सकते ये, क्योंकि देखिए जो भी फंडिंग आना है तो वो तो क्लाइंट की तरफ से आएगा, तो उसको अगर आपने क्लोज कर दिया तो फिर मतलब उसके लिए टाइम देना ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरह आप इसको लेते हैं, किस तरह आप टाइम लेते हैं, और इसमें क्योंकि इसमें तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट होते हैं ना, आपके तो प्रोजेक्ट होते हैं 3 महीने के, 2 महीने के, मैक्सिमम 6 महीने के होंगे। तो इस तरह आप किस तरह बाई करते हैं? फॉर एग्जांपल यू हैव 1 month टाइमलाइन प्रोजेक्ट, सो हाउ यू नेगोशिएट? अच्छा, तो इसमें ये है ना कि सबसे पहले आप कुछ कॉमन पिटफॉल्स होते हैं हर इंडस्ट्री में, ठीक है? लाइक आप फॉर एग्जांपल स्कोप का मसला होता है अक्सर प्रोजेक्ट्स में कि आपने चीज़ें सही से डिफाइन नहीं की होती, तो क्लोजिंग में आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो माइनर डिटेल्स हैं, तो वो सारी मेंशन्ड हैं, वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान क्लियर है या नहीं है, उनको आप अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करो कि अच्छा आपकी तरफ से ये एक्सपेक्टेशन होगी। और इन केस कोई चीज़ मीट नहीं होती तो उसके क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं। जिस तरह अरशद साहब ने कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इस तरह की कुछ आपकी प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस होती हैं। तो एक तो आपकी जो एग्रीमेंट है उसको आपको काफ़ी थोरोली अच्छा, ये मतलब इफेक्टिव नेगोशिएशन स्किल्स। ये I think my internet has some issue. You can, I'm audible? Yes, sir, you यस, are यस, audible. ओके, सो इफेक्टिव नेगोशिएशन स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है। हम इसके ऊपर जो है ना एक डिस्कशन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वी आर रीच टू द फाइनल स्लाइड्स। इसमें ये है कि एक्टिव लिसनिंग जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द अदर्स पार्टी पर्सपेक्टिव, ये हमने इसके बारे डिस्कशन किया, ये समरी है अभी। और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं होती। इट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। तो जब भी हम डिस्कशन करें तो एक तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए और हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। दूसरी इमोशनल इंटेलिजेंस के मैनेजिंग इमोशंस फॉर बेटर इंटरेक्शन, कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप आप समझे कि वो क्या सोच रहे हैं और वो इमोशनली आप इतना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है को आप समझ सके उनके ख्यालात को। और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमने बात की इस पे, और पेशेंस एंड रेजिस्टेंस, स्टेइंग काम अंडर द प्रेशर। तो इसके हवाले से आप और कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं? जी, इसमें ये है ना कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हेलो। और ओवरऑल जी, जी, आवाज़ आ रही है आपको?
जी अदनान साहब, गो अहेड। जी, जी। You're तो audible. मतलब जो आपकी एक तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, दूसरी आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो वो आपकी तभी इम्प्रूव होती है जब आप सही तरीके से प्रिपेयर्ड होते हो, आपको अपनी वैल्यू का पता हो, जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और आपने अपनी रिसर्च पूरी तरीके से की हो। और तो बॉडी लैंग्वेज को आप अच्छा रखें, फिर उसके अलावा जो पेशेंस है, उसके साथ आप तामुल के साथ आप काम लें। कोई भी रश डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अच्छा, ये चेक लिस्ट है जो आप अगर विन विन सिचुएशन मतलब डील करना चाहते हैं, सो दीज आर प्रिपेयर मेंटली अडॉप्ट अ विन विन सिचुएशन माइंडसेट। तो पहले से आप अपना माइंडसेट बनाएं कि आपने विन विन सिचुएशन करना है, कुछ आपने लूज करना है, कुछ गेन करना है, लेकिन आपने एग्रीमेंट करना है। ठीक है। सेकंड जो है, डू यूर रिसर्च, नो यूर वैल्यूज। तो यू शुड नो अबाउट द कंपनी। फॉर एग्जांपल, आप कोई किसी भी कंपनी के लिए के पास जा रहे हैं और वो उसके बारे में पहले से ही जो है ना आप पूरा जो है ना एनालिसिस कर ले, उसका वेबसाइट चेक कर ले, उसमें कितने एम्प्लॉयज है। हो सकता है आपसे उसी कंपनी के बारे में पूछा जाए, तो जो आपके क्लाइंट है तो उनके बारे में आप पूरी जो है ना मालूमात हासिल करें। दूसरी तीसरी बात है कि मैक्सिमाइज योर पावर इन द सिचुएशन। मैक्सिमाइज योर पावर इन द सिचुएशन कि जब कोई इस तरह का सिचुएशन होता है तो उसमें आप जो है ना अपने जो मतलब आपकी विल पावर है वो काम आती है। और create a cooperative environment for negotiation. Have a list of best alternative prepared. Expect to negotiate. Be patient and take your time throughout the process. Number 8, keep your emotion in check. Maintain your poker face. And ninth, allow each party the opportunity to maintain their dignity and to save face while negotiating. And end on the positive note. हमेशा हम अक्सर ये करते हैं ना कि जब आप कोई लेटर भी लिखते हैं ना, तो आप पॉजिटिव नोट से उसको लास्ट में सेंटेंस लिख के, अगर कोई हॉट टॉपिक भी हो ना तो ईमेल में हमेशा हम लिखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। ठीक है, तो उसको आप हैप्पी एंडिंग दे। तो ये मेरे ख्याल में इतने टाइम में हम यही कर सकते थे। आप सबको रियली आई डोंट नो कि मैंने इस टॉपिक के साथ इंसाफ किया। मैं अपने आप को तो एक्सपर्ट नहीं कहता और न मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ये एस्पायर पाकिस्तान की तरफ से हमें इनविटेशन आई थी और वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपको हम कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें कि आपको मतलब समझ आए कि व्हाट इज़ नेगोशिएशन। और मज़ीद इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है और इस पर डिस्कशन हो सकती है। और आप लोग की कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं और अदनान आपके साथ हैं। तो बाकी आपसे भी हम सीखेंगे। इफ द फ्लोर इज ओपन टू एवरीवन। Thank you so much, Aziz Saab. It was really concise, brief, and easy to understand. Now we are taking the questions from the participants. So looking forward to Aspire Pakistan for more such events. Adnan, if you want to say something. Thank you. Yes, thank you so much, Izhar, for inviting me. And I think it has been a wonderful session. Amazing questions from all of you. So, inshallah, hopefully we can do more such sessions in the future. Thank you for having me. Thank you for supporting Aspire Pakistan and stay blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz.